नमस्कार साथियों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का लेक्चर 6 है। इससे पहले अपन 5 लेक्चर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। डिटरमिनेट ट्रस, इसमें अपन केवल डिटरमिनेट ट्रस को एनालिसिस करेंगे। पार्ट 1 सेकंड पार्ट में अपन इनडिटरमिनेट ट्रस का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इसके। ट्रस क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूज्ड इन बिल्डिंग, रूफ, टावर एंड ब्रिजेस। मेंबर ऑफ ट्रस जॉइंट टुगेदर एट देयर एंड बाय रिवेट और बोल्ट और या वेल्डिंग। तो कॉमन टाइप स्ट्रक्चर है, ये कहाँ यूज होता है? ये बिल्डिंग रूफ में, टावर्स या ब्रिजेस, इनमें अपन ट्रस को यूज करते हैं। इसके जो ट्रस के जो मेंबर्स हैं वो जुड़े होते हैं, किससे जुड़े हुए हैं? रिवेट, बोल्ट या वेल्ड के होते हैं। ऑल द मेंबर आर सब्जेक्टेड टू आइदर टेंशन और कंप्रेशन। ट्रस के सारे मेंबर जो हैं वो टेंशन और कंप्रेशन लेते हैं, केवल एक्सियल फोर्सेस लेते हैं ओनली। ठीक है, अब देखो इसमें एक डिफरेंस देख लेते हैं हम ट्रस और फ्रेम में। पिन जॉइंटेड ट्रस और फ्रेम। ट्रस क्या होता है? ये पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये फ्रेम जो होता है ये भी ट्रस होता है, लेकिन ये रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पिन जॉइंटेड में हर पॉइंट जो है हिंज से जुड़ा होता है, और रिजिड जॉइंटेड में क्या है? ये वेल्ड क्या होता है या बोल्टिंग, ये परमानेंट फिक्स होते हैं। ठीक है, ये मूवेबल नहीं है। ये पिन जॉइंटेड जो है मूवेबल, क्योंकि इस पे बेंडिंग मोमेंट और इस पॉइंट हिंज पर जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद लोड अप्लाइड ओनली द जॉइंट। लोड जो होता है केवल ट्रस मेंबर में जॉइंट पे अप्लाइड करते हैं अपन। और फ्रेम में जो लोड अपन अप्लाइड कर सकते हैं वो पूरे मेंबर्स में, कहीं पूरे भी स्पान में कर सकते हैं, चाहे वो मेंबर स्पान हो या फिर अपन का कोई भी जॉइंट हो। ठीक है, मेंबर कैन कैरी एक्सियल फोर्सेस। मैंने बताया था कि ट्रस केवल क्या लेता है? एक्सियल फोर्सेस लेता है, जो कि किस में हो सकते हैं? टेंशन में भी हो सकते हैं, कंप्रेशन में हो सकते हैं। लेकिन फ्रेम की केस में क्या है? ये एक्सियल, शियर और बेंडिंग मोमेंट तीनों ले सकता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर स्टेबिलिटी एंड इंडिटरमिनेसी में मैंने बताया भी था। ठीक है, ज्योमेट्रिकली लेस स्टेबल ट्रस क्या है? ज्योमेट्रिकली लेस स्टेबल है कंपेयर किसके? फ्रेम के। ये मोर स्टेबल है, स्टेबल तो है लेकिन कंपेयर टू फ्रेम लेस स्टेबल है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ट्रस। ट्रस के एडवांटेज अपन देखें, जैसे लाइट वेट होता है कंपेयर, जैसे कि मुझे कोई ट्रस किसी ब्रिज पे अप्लाइड करना है, तो मान के चलो उसका लॉन्गर स्पान है। लॉन्गर स्पान में मैं गर्डर अगर देता हूं तो उसका क्या है? वेट जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके? ट्रस के। तो मैं इसलिए ये इफेक्टिव ज्यादा रहता है, इसलिए लाइट वेट में मोस्टली सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद यूजफुल फॉर लॉन्गर स्पान। लॉन्गर स्पान अगर अपन को देना है तो गर्डर से ज्यादा, गर्डर की कंपेयर में अपन ट्रस प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे क्या है? डिफ्लेक्शन जो है इसके गर्डर के कंपेयर में अपन को कम प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद सूटेबल फॉर डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग के लिए सूटेबल है, जैसे अपन ब्रिज अगर अपन ब्रिज बनाते हैं तो उसमें जैसे डायनामिक लोडिंग कंडीशन कंसीडर करते हैं। जैसे ट्रेन है, ट्रेन किसी ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो उसमें क्या होगा? डायनामिक लोडिंग जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो ट्रस है उसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों फोर्स क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं, जो क्या है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके और ये सारा लोड जो है जॉइंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ट्रस अपन के लिए सूटेबल है। इजी टू असेंबल। असेंबल इसको आसानी से किया जा सकता है, या किसी लेबोरेटरी में डायरेक्टली असेंबल करके डायरेक्टली साइट पे इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? इसकी क्या है? स्पेसिंग ज्यादा लेता है, क्योंकि ट्रस अपन जब भी यूज करते हैं तो उसकी हाइट मोर होती है कंपेयर टू, जैसे गर्डर के कंपेयर में लेते हैं तो स्पेसिंग ये क्या है? इसकी केस में ज्यादा ली जाती है, मोर हाइट मोर स्पान, तो इसलिए स्पेसिंग ये क्या है? ट्रस ज्यादा लेता है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे मुझे 6, 4, 3, 4 जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो उस केस में क्या करेंगे हम? ट्रस अपन जब यूज करते हैं तो उस केस में देखते हैं कि हायर स्पान है, उसमें ब्रेसिंग भी है, टॉप कोट बॉटम कोट, तो हाइट क्या है? बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं? इसको यहाँ से नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसको ट्रस को ना दिया जाए। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। अगर कोई भी, जैसे कि ट्रस का कोई मेंबर है, कोड है, जैसे कोई जॉइंट अगर खुल गया हो या फिर निकल गया हो, उसमें से हिंज निकल गई, तो उस टाइम पे उसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत इसमें हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस। ट्रस मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ट्रस हैं।
अपन के सिलेबस में केवल सिंपल ट्रस है, लेकिन कंपाउंड ट्रस और कॉम्प्लेक्स में मैं बता देता हूँ। जैसे दिखा हुआ है सिंपल जो ट्रायंगुलर शेप है ये सिंपल ट्रस है, ठीक है। इसमें क्या कंपाउंड जो ट्रस है अपन देख सकते हैं कि एक ट्रस क्या, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा एक ट्रायंगल आ गया, ऐसे मेंबर से जुड़ गया, तो ये कंपाउंड ट्रस, एक ट्रस के अंदर दूसरा ट्रायंगुलर फॉर्म ट्रस, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स ट्रस, कॉम्प्लेक्स जो ट्रस होता है वो भी कुछ नहीं, इस तरह से अपन जैसे देख सकते हैं कि 2 से 4 मेंबर इस तरह से, जैसे मैं एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मेंबर जुड़े होते हैं, जैसे सारे पे हिंज है यहाँ पे सभी पॉइंटों पे, यहाँ हो गया एक ब्रेसिंग दे दी, तो ये इसको कॉम्प्लेक्स ट्रस जो ट्रस है वो इसको मान देख सकते हैं आप। इस तरह से कोई भी ट्रस दे दिया इस तरह का, ये सारे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लगा दी, यहाँ पे सपोर्ट लगा दी, तो इस तरह से इस टाइप के जो ट्रस हैं वो कॉम्प्लेक्स ट्रस है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्रस, इसमें अपन क्या क्या टॉपिक हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। देखो डिटरमिनेट ट्रस है, इसमें अपन पूरा डिटरमिनेट ट्रस एनालिसिस करेंगे। इनडिटरमिनेट ट्रस जो है एनालिसिस अपन सेकंड लेक्चर में देखेंगे। डिफ्लेक्शन भी इसी में देखेंगे, आइडियलिटी ऑफ ट्रस, क्योंकि मेनली जो है डिटरमिनेट ट्रस जो ट्रस है वो उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद इनके क्वेश्चन रह जाते हैं, इनको अपन एक एक करके सारे अपन सेकंड लेक्चर में अपन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अजम्पशन क्या क्या लिए जाते हैं। मेटेरियल इज होमोजीनियस, मेटेरियल क्या होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, लीनियर इलास्टिक, कि सेम प्रॉपर्टी एट ऑल पॉइंट, सेम प्रॉपर्टी एट ऑल डायरेक्शन, आइसोट्रोपिक, लीनियर इलास्टिक, लोड डिफॉर्मेशन जो लीनियर होता है उसके बाद लोड रिमूव करने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरह से, और सेल वेट ऑफ मेंबर, किसी भी ट्रस्ट को एनालिसिस जब अपन करेंगे तो इसमें सेल वेट को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सेल वेट में क्या होता है, यूडीएल लोड होता है, ठीक है। तो इस वजह से अपन क्या कर लेते हैं, जो भी ट्रस्ट में पॉइंट लोड या इस तरह से आ रहे हैं तो उसमें सेल वेट अपन को कंसीडर नहीं करना। जो लोड, पॉइंट लोड या कोई भी लोड आ रहा है केवल उसी को अपन कंसीडर करके एनालिसिस करेंगे। ऑल जॉइंट आर इंटरकनेक्टेड, मैंने बताया था सारे जॉइंट है इंटरकनेक्टेड होंगे या किसी पिन से हिंज जॉइंटेड इस तरह से कनेक्टेड होंगे। लोडिंग इज अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट, लोडिंग जो अप्लाइड होगी केवल जॉइंट पे होगी, मैंने बताया था अभी। मेंबर कैरी ओनली एक्सियल फोर्स, मेंबर्स जो हैं सारे जो है केवल एक्सियल फोर्स लेंगे, इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को अपन क्या करेंगे, नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। यूजेज ऑफ ट्रस, अब देखो यूजेज ऑफ ट्रस में इसमें क्या है, देखो ब्रिज में, ब्रिज, रूफ इज, पावर पाइलेंस, क्रेन एंड वेट लिफ्टिंग इनमें यूज होता है। अपन जैसे देख भी सकते हैं, जैसे ब्रिज में एक ट्रस दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद पावर पाइलेंस है, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्रेन वेट लिफ्टिंग, एक लोड को दूसरे लोड पे प्लेस करना, इसके लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से अपन यूज ऑफ ट्रस देगा। अब इसके बाद डिटरमिनेट ट्रस एनालिसिस, किस तरह से एनालिसिस करेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसमें सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे, कंडीशन किससे, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम जेड इक्वल टू 0। उसके बाद फाइंड द फोर्सेज इन द मेंबर। अब फोर्सेस किससे निकालेंगे, दो मेथड है इसके लिए, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, जैसा क्वेश्चन में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग अपन यूज करेंगे, ठीक है। अपन देखेंगे मेथड ऑफ जॉइंट। अब इसमें क्या है, देखो ईच जॉइंट टू इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अवेलेबल, मतलब हर जॉइंट पर, जैसे कोई ट्रस है तो इस जॉइंट पे केवल जैसे मैंने बताया कि हर जॉइंट, ईच जॉइंट पे 2 इक्वेशन अवेलेबल रहेंगी, कौन कौन सी, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, मूवमेंट अपन कंसीडर करके नहीं चलेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन जब नंबर ऑफ मेंबर ईच जॉइंट इज मोर देन 2, अगर एक से ज्यादा अगर इस पे मेंबर अपन के जुड़े हुए हैं और 3 अननोन है, ना मुझे इसकी वैल्यू पता है, ना इस मेंबर की वैल्यू मालूम है, ना इस मेंबर की वैल्यू, तो 3 कितने हो गए, इसी पे 3 मेंबर हो गए, तो अपन की इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है, 2, तो अपन इसको एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसलिए मेंबर उसी पे एनालिसिस करेंगे जहां पे मेंबर केवल 2 अपन के लिए अननोन हो, जिससे क्या है एफ एक्स और एफ वाई दो इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये वैल्यू अगर अपन मालूम होती तो अपन इससे मेंबर तो 3 हो गए, लेकिन एक तो अपन के पास नोन है, अननोन कितने बचे, 2, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके अपन इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो फोर्स इन each member consider tensile if the force away from the each other for compressive force the in member towards each other। देखो इसमें क्या कहा है कि अगर हमको फोर्स कैसे माना, से एक मेंबर है, ठीक है, अगर ये फोर्स एक जॉइंट से अगर अपन के अवे जा रहा है इस जॉइंट से, ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे अपन, टेंशन।
अगर इस जॉइंट से मैंने ये जॉइंट मान लिया और इससे क्या है इस जॉइंट की तरफ आ रहा है तो इसको क्या मानेंगे अपन कंप्रेशन। ठीक है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो समझ लेना वो टेंशन मेंबर है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो कंप्रेशन उसमें फोर्स है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाइड, अब जीरो आइडेंटिफाई मेंबर टू कैरी जीरो फोर्स। अब देखो कैसे अपन को पता करना है कि जीरो फोर्स मेंबर में होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इफ द जॉइंट थ्री मेंबर आर मीट आउट द टू मेंबर आर collinear and third non-collinear and there is no external forces or support reaction at that joint, both collinear members will carry equal force and non-collinear member carry zero force। इसमें क्या कहा गया है कि मान के चलो कि मेरे एक जॉइंट पे तीन मेंबर जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने दिखाया हुआ है कि तीन मेंबर है F1 F2 F3। ठीक है, इनमें तीनों फोर्स है, तो दो तो कॉलिनियर है, F1 और F2 क्या है कॉलिनियर, तो ये तो F1 F2 तो क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। तीसरा कौन सा नॉन कॉलिनियर, ये क्या हो गया F3। अब F3 क्या है, ये नॉन कॉलिनियर जो फोर्सेस होगा वो क्या होगा अपन के लिए जीरो होगा। ठीक है, देखो जैसे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने समेशन एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा F3 इस डायरेक्शन में F3 sin थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो F3 की वैल्यू क्या हो गई जीरो। इसके बाद समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये मेंबर तो जीरो हो गया तो इसलिए इसको हटा देंगे तो F1 F2 कंसीडर करेंगे, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो, तो F1 इक्वल टू F2। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। रूल नंबर 2, इसमें क्या है, एट द जॉइंट ओनली टू मेंबर्स आर मीट विच आर नॉन कॉलिनियर एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड और सपोर्ट रिएक्शन एट द जॉइंट, देन बोथ द मेंबर विल कैरी इक्वल जीरो फोर्स। अब दो मेंबर हैं, ठीक है, दो मेंबर नॉन कॉलिनियर हैं, अब देखो ये वाले मेंबर तो इनमें भी क्या होगा फोर्स जीरो, लेकिन शर्त ये है कि इस पे कोई यहाँ पे कोई सपोर्ट रिएक्शन हो, ना कोई इस पे फोर्स हो किसी की वैल्यू हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। इस वजह से केवल दो मेंबर नॉन कॉलिनियर मेंबर, इन दोनों में क्या होगा फोर्स से जीरो होगा। इसको रिजॉल्व भी किया है, समेशन एफ एक्स F1 cos थीटा प्लस F2 F1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल, और इसको वर्टिकल में F1 sin थीटा, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई जीरो, F1 की वैल्यू पुट करेंगे इस वैल्यू में तो डायरेक्टली F2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से इनमें अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यही केस इसमें था कि इस पे भी यहाँ पे भी कोई सपोर्ट रिएक्शन या फिर कोई फोर्सेस की वैल्यू अपन को ना हो, तभी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस केस में अपन एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से अपन को जीरो फोर्सेस निकालने हैं। अब देखो ये दो ट्रस हैं, अपन इन दोनों में जीरो फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले मैं केस करता हूं, जैसे ये दो मेंबर हो गए, सबसे पहले देखते हैं इसमें एनालिसिस करेंगे एक तरह से। ठीक है, जैसे कि इस मेंबर में देखो ये वाला मेंबर है, इसमें क्या है दो कॉलिनियर है, एक नॉन कॉलिनियर, तो एक जीरो यहाँ हो गया। ठीक है, अब इस मेंबर को देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल मेंबर को, यहाँ पे क्या है वर्टिकल मेंबर। अब ये जॉइंट तो हट गया, इसमें तो जीरो फोर्स। अब इसमें क्या होगा, अब ये कॉलिनियर एक नॉन कॉलिनियर, तो इसमें भी जीरो हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें, देखेंगे इस पे कितने जॉइंट हैं, मेंबर कितने हैं 1 2 3 4, तो अपन एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे भी कितने हो गए 1 2 3 4, इसमें भी नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हैं, दो मेंबर तीन मेंबर हैं, ठीक है, एक नॉन कॉलिनियर है तो एक इसमें हो गया। अब तीन इस तरह से हो गए। अब यहाँ पे देखो अब ये मेंबर हट गया, इस जगह से अपन कंसीडर करते हैं तो क्या हो गया, अब तीन ही मेंबर हो गए, तो इसमें फिर इसके बाद फिर एक जीरो। ठीक है, अब यहां से होने के बाद अब देखो यहाँ इस मेंबर से, अब इस मेंबर को देखेंगे ये हट गया ये हट गया, एक ही बचा। अब दो मेंबर है, तीन मेंबर हो गए, तो केवल ये नॉन कॉलिनियर हो गया। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 ये हो गए। इसके बाद ये कॉलिनियर एक नॉन कॉलिनियर एक इसमें हो गया 6। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है नॉन कॉलिनियर है, इसमें भी यहाँ पे, अब इस जगह देखो अब यहाँ पे भी तीन जॉइंट बच गए, तो यहाँ पे भी अपन फोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अब इस जगह कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तो तीन से ज्यादा मेंबर है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कंसीडर नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कंसीडर नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते थे लेकिन अपन को क्या एक्सटर्नल फोर्स अब इस पे अप्लाइड है, तो इसलिए अपन को इसको जीरो नहीं कर सकते। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो फोर्सेस कितने हैं, इसमें 6 मेंबर ऐसे होंगे जिनमें जो कोई भी फोर्स कैरी नहीं करेगा। सेम अब नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में देखो, जैसे सबसे पहले मैं इधर से चलता हूं, तो देखो ये वाला केस है और जो वर्टिकल मेंबर, तो इसमें क्या हो गया नॉन कॉलिनियर की ये जीरो हो गया। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ देखा तो एक सेकंड ये जीरो हो गया। अब इसकी वजह से यहाँ फोर्स हट गए, तो ये भी नॉन कॉलिनियर तीन ये हो गए। ठीक है, अब ये पूरे मेंबर देखो, ये दोनों
ये क्या है, नॉन कॉलिनियर है, तो इनमें भी फोर्स जीरो हो जाएंगे पूरे में, ठीक है, क्योंकि दो हैं, एक दो, इसमें भी जीरो, फिर इसमें भी जीरो, इसमें जीरो, तो इसके अपोजिट में F1 F2 कॉलिनियर, ये भी जीरो, ठीक है। इसके बाद अपन इसमें देखेंगे, ये वर्टिकल है, ठीक है, ये नॉन कॉलिनियर, ये इसमें भी जीरो, इसके बाद ये नॉन कॉलिनियर, इसमें भी जीरो, क्योंकि तीन तीन मेंबर है, इसके बाद ये भी नॉन कॉलिनियर, इसमें भी जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इस मेंबर में फोर्सेस जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इस मेंबर में अभी वर्टिकल, इसमें कितने हो गए, एक जो एक फोर्सेस इस डायरेक्शन में, एक इसमें मेंबर, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये नॉन कॉलिनियर हो गया, नॉन कॉलिनियर, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, F1 F2 इक्वल्स टू करेंगे, दोनों फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे तो इसमें भी ये जीरो हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इसमें हो गए, ठीक है। इस तरह से अपन जीरो फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट केस देखेंगे, अब फाइंड द फोर्सेस एट यूजिंग ऑल दी मेंबर मेथड ऑफ जॉइंट। मैं एक दो फोर्स आपको लिए बता देता हूँ, बाकी सारे सेम ही हैं, ठीक है। जैसे ट्रेस दिया हुआ है, डिटरमिनेट ट्रेस है, सबसे पहले इनडिटरमिनेसी निकालते हैं इसकी। इनडिटरमिनेसी निकाल सकते हैं तो कैसे कैसे निकालते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये एक्सटर्नल हो गई अपन की एक्सटर्नल। अब रिएक्शन कितनी है इस पे 1 आएगी क्योंकि रोलर है, इस पे कितनी आएंगे 2, तो टोटल कितने हो गए 3 रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है 3, ठीक है। तो एक्सटर्नली क्या हो गया 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह से अपन इंटरनल निकाल सकते हैं, इंटरनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस 2j प्लस 3, ठीक है। अब देखो मेंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर है, ठीक है। तो 9 मेंबर इसमें अपन 9 मेंबर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ज्वाइंट कितने हैं इसमें, ज्वाइंट इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें ज्वाइंट है, 6 ज्वाइंट प्लस 3, इस तरह से। अब देखो ये कितना होगा 9 3 12, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हो गए 0, तो क्या हो गया अपन का डिटरमिनेट ट्रस है। अब इसमें एक ये भी देख सकते हो, जब जहां जहां जितने भी कोई भी ट्रस है, अगर आपको ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं कि सारे जो है ट्रेंगल है, तो समझ लेना ये डिटरमिनेट ट्रस है, डिटरमिनेट ट्रस है, ठीक है। अब सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन निकालने के लिए समेशन वर्टिकल फोर्सेस आरपी आर क्यू इक्वल्स टू 60 प्लस 30, इस तरह से 90 हो जाएगा। इसी तरह से अब पी पे मूवमेंट ले लेंगे अपन, आर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, आर क्यू इंटू 4, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इंटू 2 इंटू 4, इस तरह से अपन इंटू 30 इंटू 3, अब ये एंटी क्लॉकवाइज था आरपी, ये क्लॉकवाइज है तो 30 इंटू 3 माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस। अब इसी तरह से 60 माइनस 60 इंटू 1, ये भी क्या होगा माइनस में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है पी के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से आर क्यू की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आरपी की वैल्यू निकाल लेंगे, किससे, टोटल फोर्स कितना है 90 में से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये आरपी की वैल्यू आ जाएगी। अब जॉइंट पी, अब जैसे मैं एक जॉइंट का देख लेता हूं इसमें, अब जैसे जॉइंट पी का मैंने ये ले लिया, अब जॉइंट पी का, अब इसमें अपन देख लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है इसमें, पी आर फोर्सेज और पी टी फोर्सेज, ये दोनों और ये आरपी रिएक्शन। तो इस तरह से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। इसके बाद थीटा ले लिया। अब थीटा कैसे निकालते हैं, मान चलो मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, थीटा आ गया, तो थीटा कैसे निकालते हैं, अब अपन को केवल दो थीटों की जरूरत पड़ेगी इसमें, साइन थीटा कॉस थीटा केवल, ठीक है। तो थीटा कैसे निकालें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये 1 है, हाइपोटेनस कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 1 का स्क्वायर कितना होगा √2, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, सेम कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा ये वाली कॉस 1/√2 और साइन भी 1/√2, इस तरह से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर सकते हैं एफ पी आर साइन थीटा। अब जितने भी फोर्स है ना, आपको क्या करना है ट्रस में, सबको टेंशन में रिजॉल्व करो, ठीक है, ठीक है, सारे चीजों को टेंशन में रिजॉल्व करो। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली टेंशन पॉजिटिव आ जाएगी, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। कंप्रेशन में तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसे एफ पी आर साइन थीटा आर पी। अब देखो एफ पी आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व, सॉरी वर्टिकल में रिजॉल्व कराना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, एफ पी आर साइन थीटा प्लस, अब किसमें, ये किस डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव माना है, आरपी ये भी इसी की डायरेक्शन इसलिए मैंने पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है। तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से एफ पी आर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, आरपी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ही ली है, तो एफ पी आर इसने निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा माइनस का, तो ये क्या शो कर रहा है कंप्रेशन। इस तरह से अपन जो है सारी वैल्यूओं को इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं,
नेक्स्ट इसी तरह से ये है वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व किया है उसी को, ठीक है। तो एफ पी टी एफ पी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, इस तरह से अपन ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जॉइंट टी पे अप्लाइड किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस एफ टी यू, इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम है निकाल सकते हैं। इसी तरह से जॉइंट क्यू पे निकाला है अपन ने, जॉइंट क्यू पे क्यू पॉइंट पे लगाया एफ क्यू एस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करके थीटा निकाल के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेगेटिव आया समझ लेना वो कंप्रेशन है, जो पॉजिटिव आया है वो क्या है, टेंशन में, ठीक है। इस तरह से अपन ये सारी वैल्यू जो है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस यही क्वेश्चन है एफ पी आर, एक एक करके सारे जॉइंटों पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन मेथड ऑफ सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ सेक्शन कब होगा, सूटेबल व्हेन जब फोर्स रिक्वायर्ड ओनली फ्यू मेंबर। अगर मुझे ट्रस्ट में अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर मेंबर में आपको फोर्स निकालने, तो उसके लिए क्या होगा, मेथड ऑफ सेक्शन सूटेबल रहेगा कंपेयर टू मेथड ऑफ जॉइंट। क्यों, क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन से क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट को अपन एनालिसिस करने के लिए सारे फोर्स अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन के लिए क्या है, केवल उसी में फोर्स अपन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सेकंड पॉइंट, imaginary section is cut such not more than three members should be present across the section। इस तरह का इमेजिनरी सेक्शन कट करेंगे अपन कि मतलब उससे 3 से ज्यादा मेंबर अपन के कट ना हो, इस तरह से अपन को मेंबर काटना है। क्यों, क्योंकि 3 से ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि एक जॉइंट पे मैक्सिमम अवेलेबल इक्वेशन कितनी है, 3 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरह से अपन को सेक्शन कट करना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन मस्ट बी कट द मेंबर इन विच जिसमें फोर्स आर रिक्वायर्ड। सेक्शन को इस तरह से कट करना है कि जिस मेंबर में अपन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेंबर कंपलसरी अपन के लिए कट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन कट में भी, अब सेक्शन किस तरह से कट हो, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, जिगजैग, इंक्लाइंड, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद होल ट्रस इज कट इनटू 2 पोर्शन एंड इक्विलिब्रियम शुड बी सेटिस्फाइड। ट्रस को कट करने के बाद लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन रहने चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन देखेंगे आपको, उसमें सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ मेंबर ए बी एंड बी यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शन। अब ए बी ये वाला मेंबर और बी, इसमें अपन को पर्टिकुलर फोर्स अपन को कैलकुलेट करना है, केवल इसी में दिया है। तो सबसे पहले क्या है, इंडिटरमिनेसी निकाल देंगे, तो वही सारे ट्रायंगल इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगी, इसकी 0 ही आएगी, तो डिटर्मिनेट है इसका मतलब। रिएक्शन निकालेंगे सबसे पहले, तो आर डी इंटू 4, मूवमेंट ले लेंगे एम, मूवमेंट एट सी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आर डी इंटू 4, क्योंकि आर डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 2 3 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4। उसके बाद माइनस ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपन साइन नेगेटिव ले लेते हैं, 50 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आर टी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, आर टी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसके बाद आरसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को ये वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद अपन को निकालना है फोर्स इन ए बी एंड बी सी, सॉरी ये बीई है, ठीक है, बीसी प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें अपन क्या है, अब मैं सेक्शन को इस तरह से कट कर देता हूं। अब देखो कितने मेंबर कट रहे हैं, 1 2 3। अब मैंने यही मेंबर क्यों काटे, क्योंकि मैंने बोला था कि सेक्शन उस सेक्शन को कट करना चाहिए जिस मेंबर में अपन को फोर्स निकालना है। तो ए बी में अपन को फोर्स निकालना है, बी में फोर्स निकालना है, तो उस तरह के सेक्शन को, इमेजिनरी सेक्शन अपन ने कट कर लिया। तो ये क्या हो गया, मैंने लेफ्ट पोर्शन ले लिया, इसका लेफ्ट पार्ट जो है मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये मैंने अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया इसका। तो इस तरह से अब मैं क्या करूंगा, इस ई पॉइंट पे अगर मैं मूवमेंट ले लूं तो एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, आर सी इंटू 1 ये है, 1 ये है, तो 2 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में मैं अभी पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, तो एफ आर सी इंटू 2, सॉरी आर सी इंटू 2, तो आर सी इंटू 2 आ गया है, देखो। उसके बाद एफ ए बी क्लॉकवाइज है, अब क्लॉकवाइज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एफ ए बी की ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 1 है, तो ठीक है। तो एफ ए बी कितना आ जाएगा, एफ ए बी इंटू 1, तो एफ ए बी इंटू 1। अब क्लॉकवाइज ये भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज दे रहा है, आर एस सी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव। तो एफ ए बी इक्वल्स टू आर सी की वैल्यू अपन 25 पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से एफ ए बी की अपन को डायरेक्टली इसमें मेंबर में फोर्स मिल गया, कितना, माइनस के 50 किलोमीटर। इसका मतलब कंप्रेशन इसमें फोर्सेस है, ठीक है। अब उसके बाद अपन को इसमें भी निकालना है एफ बी ए में, तो बी कौन सा काय मेंबर अपन का, ये रहा। तो मैं क्या करूं, इसको कैसे निकाल सकता हूं कि मैं इस पॉइंट पे मूवमेंट ले लूंगा, मान के चलो इस पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूं, तो इसमें एफ बी ए बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद एफ ई डी भी आ जाएगी, अननोन ज्यादा आ जाएंगे अपने लिए। तो मुझे मैं क्या करूं, इस तरह का चूज करूं कि क्या ना, अपन को केवल एफ बी की वैल्यू अपन को मिले। तो एफ बी को मैं परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दूं वर्टिकल, तो एफ बी साइन थीटा हो जाएगा, एफ बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल में और क्या है,
और उसके बाद एफ ई डी तो आएंगे नहीं, एफ ए भी आएंगे नहीं, दोनों फोर्सेज नेगलेक्ट हो गए। अब क्या बचा अपने लिए डॉन 50 किलोमीटर, ये भी वर्टिकल है, और एक 25 किलोमीटर, तो ये भी वर्टिकल है। ठीक है, अब एफ बी साइन थीटा ये वर्टिकल अपर डायरेक्शन में, इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया है इसको। 25 अपर है इसलिए पॉजिटिव ले लिया है। इसके बाद 50 किलोमीटर ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। आप रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस ये साइन कन्वेंशन फॉलो किया है। इक्वल टू 0, तो एफ बी सी की इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू वही है, जैसे ये थीटा माना है तो साइन थीटा के इसके क्रॉसपॉन्डिंग, जैसे मैंने ये थीटा माना है, ठीक है, तो साइन थीटा का इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस कितनी होगी इसकी √2, तो वही 1/√2 आ जाएगा, तो 1/√2 ऊपर चला जाएगा, इसके बाद 25/√2। इस तरह से अपन इस तरह से इनको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिविल इंजेक्शन एक चैनल है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो आपको जो ट्रस्ट सेकंड पार्ट है आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।